मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रॉयस नाम का आदमी बेहोशी की हालत में आसमान से नीचे गिर रहा है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले वह जाग जाता है और अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके चेस्ट पर लगा डिवाइस बीप करने लगता है, जिसे दबाने पर जमीन के करीब आते आते उसका पैराशूट खुल जाता है और वह पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही वह फिर से बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि वह एक घने जंगल में है, पर इस सब में अच्छी बात यह थी कि उसके पास हथियार थे। इससे पहले कि रॉयस कुछ समझ पाता, एक और शख्स पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है और उठते ही रॉयस पर गन तान देता है। दरअसल इस शख्स का नाम कुचीलो है और वह एक मैक्सिकन माफिया का बॉस है। रॉयस उसे गन नीचे करने के लिए कहता है। इसी दौरान एक और आदमी उनके बीच आकर गिरता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वह सही समय पर अपना पैराशूट नहीं खोल पाया था। तभी अचानक उन पर कोई मिनी गन से गोलियां चलाने लगता है। रॉयस और कुचीलो किसी तरह खुद को संभालते हुए छिप जाते हैं, मगर जैसे ही उसकी गोलियां खत्म होती हैं, रॉयस उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि गोली चलाना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हालांकि इस गन का नाम मिनी गन है, लेकिन काम सारे बड़े करती है। खैर, मिनी गन वाला शख्स एक रशियन सोल्जर है जिसका नाम निकोलाई है। रॉयस उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो निकोलाई बताता है कि मैं चेचन्या में जंग लड़ रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और जब मेरी आंख खुली तो मैं आसमान से नीचे गिर रहा था। कुचीलो कहता है कि ठीक इसी तरह मुझे भी प्लेन से फेंका गया था। तभी रॉयस की नजर एक स्नाइपर गन लिए लड़की पर पड़ती है। दरअसल उसका नाम इजाबेल है और वह इजराइल से है। चारों अपने सवालों के जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वे कहाँ हैं और क्यों हैं। तभी यहाँ एक जापान के शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम हांजो है और वह दबे पांव उनका पीछा करता है। अब थोड़ा आगे चलने पर इन्हें दो और लोग मिलते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। गोरे शख्स का नाम स्टैंस है, जिसके कपड़ों से लगता है कि वह कोई कैदी है, और काले शख्स का नाम मोम्बासा है, वह भी कोई गैंगस्टर लग रहा है। सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक और शख्स मिलता है। रॉयस गोली चलाकर उसे नीचे उतारता है। इसका नाम एडविन है और यह एक डॉक्टर है। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। अब तक हांजो भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद इन सभी 8 लोगों के बीच बातचीत शुरू होती है। हर कोई अपने अपने हिसाब से आइडिया लगा रहा है। कोई कहता है कि हम किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम का पार्ट हैं, तो कोई कहता है कि यह कोई रियलिटी शो है और कैमरों से हम पर नजर रखकर लोग हमें टीवी पर देख रहे होंगे। तो किसी को लग रहा है कि वे नर्क में हैं। मगर रॉयस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ क्यों हैं। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है और इसके लिए किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। जिसके बाद सभी लोग रॉयस को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं सभी ने रॉयस को अपना लीडर मान लिया था। तभी निकोलाई एक खास किस्म का पौधा देखता है। वह उसे छूने ही वाला था कि डॉक्टर एडविन उसे रोक लेता है, क्योंकि यह पौधा बहुत जहरीला था, जिसकी एक खरोंच किसी भी आदमी को अपाहिज बना सकती थी। अब कई घंटों तक चलने के बाद ये लोग एक ऊंची चट्टान वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यहीं इजाबेल दिशा का पता लगाने के लिए एक पत्ते को पानी में डालती है, लेकिन वह बिना रुके गोल गोल घूमने लगता है, जिसे देख रॉयस कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें चलते चलते 3 से 4 घंटे हो गए, मगर सूरज वहीं का वहीं है। मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जंगल में आगे जाने पर इन्हें कुछ बड़े बड़े बॉक्स दिखाई पड़ते हैं, जिनके दरवाजे खुले थे और उन्हें भी पैराशूट से ही नीचे फेंका गया था। इन बॉक्स के साइज को देखकर लगता था कि जरूर इनमें कोई बड़ा जानवर या कुछ ऐसा होगा जिसका साइज नॉर्मल इंसानों से बड़ा होगा। अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी मोम्बासा का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और अचानक हर तरफ से उन पर हमला होने लगता है। सब खुद को उन नुकीली लकड़ियों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते वक्त इजाबेल ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे में गिरने लगती है, जिसके अंदर नुकीली लकड़ियां थीं। लेकिन रॉयस आकर उसे बचा लेता है। तभी पता चलता है कि जिसने यह जाल बिछाया था वह शख्स वहीं मरा पड़ा है। डॉक्टर एडविन उस बॉडी को एनालाइज करता है और बताता है कि यह बॉडी 2 हफ्ते पुरानी है। निकोलाई को उसकी पॉकेट से एक डायरी मिलती है, जिससे साबित होता है कि वह एक अमेरिकन सोल्जर था। रॉयस समझ जाता है कि उसने यह जाल किसी और के लिए बिछाया था, जो साइज में उनसे बहुत बड़ा है। तभी मोम्बासा को लगता है कि शायद कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन कुछ दिखाई न देने की वजह से वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब सभी लोग चलते चलते जंगल के छोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा सभी के होश उड़ा देता है, क्योंकि आसमान में कई ऐसे प्लैनेट दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यानी अब पक्का था कि वे पृथ्वी से बहुत दूर थे। रॉयस कहता है कि हमें यहाँ जानबूझकर लाया गया है, उनका शिप जरूर यहीं जंगल में होगा, और सभी लोग वापस जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। तभी अचानक कुत्ते जैसे दिखने वाले प्रेडेटर्स उन पर जबरदस्त हमला कर देते हैं और सभी उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं।
स्टैन्स के पास कोई गन नहीं थी तो वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तभी एक प्रेडेटर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मोम्बासा सही समय पर आकर उसकी जान बचा लेता है। वहीं इजाबेल की गन में सिर्फ एक गोली बचती है। इससे वह घबरा जाती है और वह एक भयानक मौत से डरकर खुद को ही गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक सीटी बजती है और सारे जानवर वापस चले जाते हैं। अब रॉयस समझ चुका था कि इस जंगल में कोई है जो उनका शिकार करना चाहता है, क्योंकि वे सभी लोग अपने अपने काम में सबसे बेहतरीन थे। मोम्बासा नोटिस करता है कि उनका एक साथी कुचिलो गायब है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। कुचिलो मदद के लिए चिल्ला रहा था। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह घायल है। इजाबेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन रॉयस उसे रोक लेता है क्योंकि उसे शक है कि यह कोई ट्रैप हो सकता है। रॉयस एक पत्थर उठाकर कुचिलो की तरफ फेंकता है और पता चलता है कि रॉयस सही था, यह ट्रैप था। अब सभी फैसला करते हैं कि हमें कुचिलो को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन इजाबेल उसे दर्द में छोड़कर नहीं जाना चाहती और मजबूरी में उसे शूट कर देती है। अब रॉयस कहता है कि अगर हम भागे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमें उस शिकारी को ढूंढकर खत्म करना होगा। जिसके बाद वे उन अजीब डॉग्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद वे लोग एक कैंप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि कुछ लाशें पेड़ से उल्टी लटकी हैं, जिनके शरीर से खाल भी खींच ली गई है और हर तरफ हड्डियों का ढेर लगा था। यानी कि इस प्लेनेट पर इंसानों के साथ साथ जानवर और अन्य जीवों का भी शिकार किया जा रहा है, जिन्हें मारने के बाद पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है। तभी ये लोग अपने सामने एक बड़े से प्रेडेटर को देखते हैं जो बंधा हुआ था। अब निकोलाई जैसे ही चेक करने के लिए उसके पास जाता है, वह प्रेडेटर होश में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद इजाबेल सभी को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी एक भाला मोम्बासा के आर पार निकल जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं रॉयस को कुछ अजीब सी आकृति दिखाई देती है और वह उन पर गोलियां चलाने लगता है। साथ ही अपने साथियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी लोग गोलियां चलाते हैं। प्रेडेटर निकोलाई पर हमला करता है, जिससे उसकी मिनी गन गिर जाती है और सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये लोग पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक झरने में जाकर गिरते हैं और तभी एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है और उनकी लोकेशन के बारे में पता करके वापस कैंप की तरफ लौट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस जगह एक नहीं बल्कि 3 प्रेडेटर हैं। वहीं यह लोग झरने के पास एक गुफा में छिप जाते हैं। जिसके बाद इजाबेल बताती है कि ये प्रेडेटर पृथ्वी पर भी आए थे। उनके पास गायब होने की एबिलिटी है और प्रेडेटर के हमले में 6 ट्रेंड ऑफिसर मारे गए थे, पर एक जिंदा बच गया क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर मिट्टी का लेप लगा लिया था। हालांकि अब वे सभी उन प्रेडेटर के बारे में जान चुके थे, इसीलिए रॉयस सभी को उसका साथ देने के लिए कहता है। अब वे सभी जंगल में छिप जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है, तो इजाबेल स्कोप की मदद से देखती है। जिसके बाद यह लोग डॉक्टर एडविन को चारा बनाकर उनके सामने भेजते हैं ताकि वे लोग उस जीव का शिकार कर सके। और जैसे ही वह उसका पीछा करता है, इजाबेल उसे शूट कर देती है। लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि यह प्रेडेटर नहीं था, बल्कि उनकी ही तरह आसमान से फेंका हुआ किसी और प्लेनेट से लाया गया जीव था। वहीं इजाबेल देखती है कि उसका निशाना तो चूक गया था, तो फिर गोली किसने चलाई? वे सभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक रॉयस के पीछे एक हंटर प्रकट होता है, जिसने उस जीव को मारा था। अब जब वह अपना हेलमेट निकालता है तो पता चलता है कि यह कोई प्रेडेटर नहीं बल्कि एक इंसान है। वह अपना नाम नोलैंड बताता है और वह उन प्रेडेटर से किसी तरह बच निकला था। नोलैंड यह भी बताता है कि इन प्रेडेटर के सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा है और अगर मैं तुम्हें सुन सकता हूं तो वो भी सुन सकते हैं। नोलैंड उन्हें अपने साथ चलने को कहता है तो सभी लोग उसके साथ चले जाते हैं, जो उन्हें छिपाने के लिए एक पुराने और खराब पड़े स्पेस शिप के अंदर लेकर जाता है। नोलैंड बताता है कि मैं भी आर्मी में था और पिछले 2 साल से इस प्लेनेट पर फंसा हुआ हूँ। मैं अब तक 2 या 3 प्रेडेटर को मार भी चुका हूँ। वह आगे कहता है कि प्रेडेटर हमेशा 3 की जोड़ी में आते हैं। वे अलग अलग प्लेनेट से लोगों को लाकर इस जंगल में छोड़ देते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। नोलैंड आगे बताता है कि यहाँ 2 तरह के प्रेडेटर हैं, छोटे और बड़े वाले छोटों का शिकार करते हैं। तभी रॉयस पूछता है कि हम उनके स्पेसशिप तक कैसे पहुँच सकते हैं। नोलैंड कहता है कि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे उड़ा पाना हमारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद वह सोने चला जाता है। अब सबके सो जाने के बाद यहीं पर हांजो को एक तलवार मिल जाती है। अगर आप मूवी लवर हैं तो आपको पता ही होगा कि एक जापानीज को तलवार से कितना प्यार होता है। अब रॉयस इजाबेल के पास जाता है और कहता है कि हमें उस स्पेस शिप को ढूंढना होगा और स्पेस शिप उड़ाने के लिए हमें उस प्रेडेटर को आजाद कराना होगा। सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अंदर धुआं आने लगता है। रॉयस देखता है कि नोलैंड यहाँ नहीं है। दरअसल यह जहरीला धुआं उसी ने छोड़ा था ताकि वह उन्हें बेहोश करके उनका सारा सामान लूट सके, मगर काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। तो रॉयस अपनी गन से गोली चलाता है, जिससे एक धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर प्रेडेटर को इनके बारे में पता चल जाता है और स्पेस शिप पर आकर नोलैंड को मार देता है।
वहीं सब बचकर स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच डॉक्टर एडविन उनसे अलग हो जाता है और प्रेडेटर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वह डॉक्टर को मार पाता, निकोलाई उस पर हमला कर देता है और डॉक्टर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन निकोलाई यह लड़ाई हार जाता है और मरते मरते वह 2 ग्रेनेड से धमाका करके खुद को उस प्रेडेटर के साथ उड़ा देता है। वहीं बाकी सब लोग समय रहते उस जगह से बाहर आ जाते हैं। स्टैंस को लगता है कि एक प्रेडेटर मर गया तो अब उनकी जान बच गई है। तभी एक और प्रेडेटर अपने असली रूप में आता है। स्टैंस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर उसके शरीर से रीढ़ की हड्डी के साथ खोपड़ी को ही अलग कर देता है। वहीं बाकी लोग मौका पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम एक और प्रेडेटर को उनके पैरों के निशान फॉलो करते हुए देखते हैं। हांजो उनको जाने के लिए कहता है ताकि प्रेडेटर को पीछा करने से रोका जा सके, जिसके बाद हांजो उस प्रेडेटर से मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार निकालता है और अब प्रेडेटर और हांजो के बीच फाइट होती है, जिसमें वह प्रेडेटर हांजो पर भारी पड़ रहा था, लेकिन हांजो अपनी जान की परवाह न करते हुए उस प्रेडेटर को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी मारा जाता है। अब केवल 3 ही लोग जिंदा बचे हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी डॉक्टर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह चल नहीं पाता। तो रॉयस इजाबेल से कहता है कि हमें एडविन को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब ये हम पर बोझ बन गया है, या फिर डॉक्टर के इर्द गिर्द जाल बिछाकर हम प्रेडेटर का शिकार कर सकते हैं। लेकिन इजाबेल मना कर देती है, जिसके बाद रॉयस उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है और कैंप पहुंचकर उस प्रेडेटर से मिलता है जिसे बांध रखा था। रॉयस उससे कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले स्पेसशिप से मुझे पृथ्वी पर जाने में मदद करनी होगी। प्रेडेटर भी रॉयस के साथ सौदा कर लेता है, तो रॉयस उसे आजाद करता है, जिसके बाद वह स्पेसशिप को चालू करके उसमें पृथ्वी की लोकेशन लगा देता है। दूसरी ओर इजाबेल और डॉक्टर एडविन को देखते हैं, जिन्हें उस प्रेडेटर ने पकड़ लिया है और कैंप पर लाता है जहां रॉयस था। लेकिन दोनों प्रेडेटर्स आपस में लड़ने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर रॉयस स्पेसशिप की ओर भागता है। वहीं प्रेडेटर दूसरे प्रेडेटर को मार देता है, जिसने कि रॉयस के साथ सौदा किया था, और अब वह अपने हैंड कंट्रोलर से उस स्पेसशिप में ब्लास्ट करके उसे उड़ा देता है। वहीं इजाबेल और डॉक्टर एडविन एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए हैं। तभी एडविन अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और उस पौधे वाले जहरीले चाकू से इजाबेल की गर्दन में एक कट लगा देता है, जिससे इजाबेल की बॉडी भी पैरालाइज होने लगती है और वह इजाबेल को बताता है कि वह एक किलर है जो पृथ्वी पर बेवजह लोगों को मारता था और वह अब यहीं इसी प्लेनेट पर रहना चाहता है। लेकिन तभी रॉयस वहां आ जाता है, जो दरअसल उस स्पेसशिप में गया ही नहीं था। वह उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है। हालांकि जहर के असर से इजाबेल कुछ बोल नहीं पाती, इसीलिए एडविन रॉयस को भी झूठ बोलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयस उसके जहरीले चाकू को उसके गले में घुसा देता है, जिसके बाद वह प्रेडेटर को फंसाने की कोशिश करता है। अब प्रेडेटर एडविन को ढूंढते हुए उसके पास आता है और उसे पलटता है तो एक बड़ा धमाका होता है। धमाके से प्रेडेटर दूर जाकर गिरता है, क्योंकि एडविन की बॉडी भी पैरालाइज हो जाती है और रॉयस ने उसी के नीचे ग्रेनेड रखे थे। अब रॉयस अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर उस प्रेडेटर से मुकाबला करता है, ताकि प्रेडेटर उसकी बॉडी की हीट को महसूस न कर सके। इसी बीच इजाबेल किसी तरह अपनी गन उठाती है और प्रेडेटर को शूट कर देती है, जिसके बाद रॉयस उस प्रेडेटर का सर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह तीनों प्रेडेटर मारे जाते हैं। अब सुबह होती है तो आसमान में उन्हें कई सारे पैराशूट नजर आते हैं, यानी कि मौत का खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। तभी रॉयस कहता है, चलो हम घर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।